हेलो बच्चों, आज हम एक नई चैप्टर को समझेंगे जो कि आपके सेकंड टर्म में है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है क्या है, भारत कोकिला, और चैप्टर नंबर 5 है। और ये भी आपके सेकंड टर्म में है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैंने ऐप पर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत कोकिला, आप सबको पता है भारत कोकिला यानी कि ये रही भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला का नाम कैसे पढ़ा, क्यों उन्हें कोकिला कहा जाता था? आप सबको पता है कि भारत के, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली वीरांगनाओं में सरोजिनी नायडू का नाम आदर से लिया जाता है। तो सरोजिनी नायडू यानी कि कोकिला जो है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बहुत से भाग लिए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आंदोलन के कारण ये मूल रूप से राष्ट्रीय भक्त महिला होने के साथ साथ महान कवियत्री भी थी। तो वे यानी कि कोकिला क्या थी, राष्ट्रभक्त। वो बहुत ही राष्ट्र के प्रति न्योछावर थी और वे साथ साथ महान कवियत्री भी थी और मधुर स्वर की मालकिन थी और उनका स्वर बहुत मीठा था। तो उनका मधुर वाणी एवं सुंदर कविताओं और प्रभावशाली भाषणों के कारण ही उनका नाम भारत कोकिला और भारत बुलबुल से उनका नाम जाना जाता था। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। देखो माँ, मैंने एक कविता लिखी है, सुनाओ। माता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू ने अपनी माँ से कहा, ठीक है, कि देखो माँ, मैंने एक कविता लिखा है, लेकिन माँ ने क्या कहा, तुम तो बीजगणित के सवाल हल कर रही थी। ठीक है, हाँ कर तो रही थी, लेकिन जब वो समझ में नहीं आया तो मैंने एक कविता लिख डाली। तो मुझे जब बीजगणित की सवाल का हल नहीं मिल रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने एक कविता लिख डाली। उसके आग्रह करने पर माँ कविता सुनने बैठ गई। तभी उसके पिताजी भी वहाँ पहुँच गए। अपनी 11 वर्ष की बिटिया सरोजिनी के मुंह से इतनी सुंदर और सुरीली कविता सुनकर माता पिता गदगद हो गए। यानी कि माता पिता बहुत ही भावुक और खुशी हो उठे। उन्होंने बेटी को शाबाशी देकर कहा, तू तो गाने वाली चिड़िया जैसी है, बिल्कुल कोयल जैसी। माता पिता की कोयल के साथ उन्होंने अपनी बेटी को तुलना किया है। ठीक है, यानी कि कंपेयर किया कि तुम तो पूरा कोयल जैसी बोलती हो कविता। माता पिता की ये बात सत्य सिद्ध हुई। माता पिता की ये बात क्या हुआ, सत्य सिद्ध हुई। उस दिन के बाद जो लिखने का क्रम चला तो वो चलता ही रहा। उसके बाद जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया कविता, और वो चलता ही गया। 13 वर्ष की उम्र में उस नन्ही बिटिया ने दी लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक लंबी कविता लिख डाली। ठीक है, इस नाम का उन्होंने एक कविता लिखा जब वो 13 वर्ष की उम्र, जब उनका वर्ष सिर्फ 13 था। इतना ही नहीं, कुछ ही महीने बाद उन्होंने माहिर मुनीर नामक नाटक भी लिख डाला। इस नाम का एक नाटक भी उन्होंने लिख डाला। सरोजिनी का कंठ अत्यंत मधुर था, यानी कि उनका स्वर जो था अत्यंत मधुर था। वे जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीतमय मधुर स्वर सुनकर श्रोता, यानी कि जो उनको सुनने वाले होते, मंत्रमुग्ध हो जाते, यानी कि बहुत खुशी हो जाते। ठीक है, यही कारण है कि सरोजिनी को भारत कोकिला के नाम से जाना जाने लगा। इसी कारण उनका नाम भारत कोकिला से सब उन्हें जानते थे। सरोजिनी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी देवी की कविता
लेखन में विशेष रुचि थी। तो उनकी माताजी जो थी उनको भी कविता लिखने में विशेष रुचि थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरोजिनी ने काव्य लेखन की प्रतिभा अपने माता पिता से ही विरासत में पाई थी। इसी कारण क्या हुआ, वो उन्हें भी इंटरेस्ट था कि वो भी कविताएं अपनी माता की तरह ही वो भी कविताएं लिखती थी। अपनी माता से वो इंस्पायर होती थी। सरोजिनी का अध्ययन के साथ साथ कविता लेखन का कार्य भी चलता रहा। वो पढ़ाई भी करती थी और साथ साथ कविताएं भी लिखा करती थी। सन 1890 में सरोजिनी ने मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो वो अपने क्लास में मैट्रिक में प्रथम आई थी। ठीक है, एक बालिका के लिए ऐसी सफलता प्राप्त करना उन दिनों असाधारण बात थी। उन दिनों मतलब जब उनका टाइम था, उस समय एक लड़की को इतनी सफलता मिलना बहुत असाधारण बात थी, यानी कि एक्सेप्शनल था। अध्ययन के साथ साथ सरोजिनी में गंभीरता आती गई, यानी कि वो और भी सिंसियर होती गई। उनकी कविता के विषय भी बदल गए। अब वे कविता के विषय भी बदलने लगे। अब वे अपना समय स्वतंत्र अध्ययन करने और उच्च कोटि की कविताएं लिखने में लगाना चाहती थी। अब वो स्वतंत्र अध्ययन यानी कि भारत के स्वतंत्रता के बारे में और बड़ी बड़ी विशेष कविताएं लिखने में लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ उनका परिचय अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गोसे से हुआ। तो इंग्लैंड जाकर उनका प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि उनका नाम था एडमंड गोसे, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने सरोजिनी की कविता लेखन की क्षमता और रुचि को देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर कविता लिखने का सुझाव दिया। ठीक है, फलस्वरूप सरोजिनी के 3 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। तब उनकी 3 कविताएं बहुत सी प्रकाशित हुई, यानी कि बहुत नाम किया 3 कविता ने। क्या क्या नाम था? पहला था द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, दूसरा था द ब्रोकन विंग, और थर्ड था द सेपरेट फ्लूट। ओके, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जब छपकर आया तो इंग्लैंड का साहित्य जगत भी आश्चर्यचकित रह गया। यानी कि जब ये छपकर आया गोल्डन थ्रेशहोल्ड कविता, तब सब देखकर उन्हें इंग्लैंड के साहित्यकार वे भी देखकर ये आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ के साहित्यकारों और समाचार पत्रों ने एक स्वर से उनकी प्रशंसा की। सबने उनकी बहुत सी प्रशंसा की। भारत ने भी इस सफलता पर सरोजिनी की सराहना की और भारत में भी इस कविता के ऊपर उनको बहुत प्रशंसा मिली। भारत लौटने पर सरोजिनी का विवाह सन 1898 में मुथियाला गोविंदराजुलू नायडू के साथ हुआ। ठीक है, तो ये उनके पति थे, उनका नाम था ये मुथियाला गोविंदराजुलू नायडू। ये हैदराबाद के रहने वाले तथा सेना में डॉक्टर थे और वे सेना के डॉक्टर थे उनके पति। ये अंतर्जातीय विवाह था। ठीक है, जिसकी उनके माता पिता ने सहर्ष अनुमति प्रदान की। उनके माता पिता के अनुमति से उनका विवाह हुआ। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क आने के बाद सरोजिनी नायडू राष्ट्र प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगी। धीरे धीरे उन्होंने महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण उनके साथ रहकर उन्होंने भारत के प्रति अपनी मातृभूमि को संबोधित कर करके कविताएं लिखने लगी। सरोजिनी नायडू की रचनाओं को पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका हृदय देश प्रेम से सर्वथा ओतप्रोत रहा। तो वो बहुत ही देशभक्ति के ऊपर ही कविताएं लिखती थी। सन 1912 में दी बर्ड ऑफ टाइम नामक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ। ठीक है, इनकी प्रशंसा करते हुए पार्कशायर पोस्ट नामक पत्र ने लिखा था, श्रीमती नायडू ने हमारी भाषा को तो समृद्ध किया ही है, पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क कराया है। तो सरोजिनी नायडू जो थी
उन्होंने यानी कि हमारे भारत की भाषा को बहुत ही प्रकाशित किया, यानी कि हर जगह अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा को बहुत ही समृद्ध किया। पूर्वी देशों की भावना और आत्मा से भी हमारा निकट का संपर्क करे और वहाँ के भाषा और वहाँ के रीति रिवाजों का भी हम लोग का संपर्क करे, यानी कि हमको उनके बारे में भी जानकारी मिलती थी उनकी कविताओं से। सरोजिनी नायडू में तारों तक पहुंचने के लिए ऊपर उठने की चाह थी, यानी कि वो आसमान तक पहुंचना चाहती थी। उन्होंने अपनी कविता संग्रह द ब्रोकन विंग में लिखा है। इस कविता में उन्होंने 2 लाइन्स लिखे हैं, जो लिखा हुआ है, ऊंचा उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक, टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। तो ऊंचा उड़ती हूँ मैं कि पहुँचूँ नियत झरने तक, मैं इतनी ऊंचाई तक पहुँच जाऊँ कि मैं क्या करूँ, आसमान को छू लूँ। टूटे ये पंख लिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक, अपने पंख चाहे टूट भी जाए, यानी कि मैं चाहे टूट भी जाऊँ, कविता लिखते लिखते चाहे मैं अपना नाम रोशन भी ना कर पाऊँ, फिर भी मैं चढ़ती रहूँ ऊपर तारों तक, फिर भी मैं आसमान में चढ़ने की सपनों को कभी नहीं भूलूंगी और चढ़ती ही रहूँगी। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के अच्छे मित्र थे। वे उस समय भारत को अंग्रेजी सरकार से मुक्त कराने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, इस कार्य से सरोजिनी बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा देखकर कोई भी ईमानदार इंसान बैठकर केवल गीत नहीं गुनगुना सकता। तब क्या था, अंग्रेज हमारे देश को कब्जा किए हुए थे और सरोजिनी नायडू ने कहा कि देश को गुलामी, यानी कि हम अंग्रेज के तब क्या थे, गुलाम थे, कि जंजीरों में जकड़ा, हम गुलामी में रहकर कोई भी ईमानदार अपने आप बैठकर कोई भी ऐसे शांति से नहीं बैठ सकता। कवित्री होने की सार्थकता इसी में है कि संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में आशा का संदेश दे सकूं। तो कवित्री होने के कारण मेरा यही है कि मैं इस संकट की घड़ी में निराशा और पराजय के क्षणों में सबको आशा का संदेश मैं अपनी कविताओं से देती रहूं। ऐसा दृढ़ संकल्प करके सरोजिनी ने देश भर में चारों तरफ घूम घूमकर स्वाधीनता का संदेश फैलाने का बीड़ा उठाया। ठीक है, यानी कि उनका लाइफ का यही तब मोटो हो गया, यानी कि उद्देश्य था कि वो भारत में स्वाधीनता का संदेश चारों ओर फैलाए। अब उनका अधिकतर समय राजनीतिक कार्यों में व्यतीत होने लगा, यानी कि अब ज़्यादातर टाइम वो अपनी राजनीतिक कार्यों में ही चलाने लगी और उनका कविता लेखन कार्य धीमा पड़ गया। लेकिन जो स्थान अंग्रेजी काव्य में उन्होंने अपने लिए बना लिया था वो आज भी विद्यमान है, यानी कि आज भी उसे लोग याद करते हैं। सरोजिनी की लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। लोग उनके धारा प्रवाह भाषण को मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। वे पर्दा प्रथा पर प्रहार, पर्दा प्रथा यानी कि पहले जो स्त्रियां घुमटे में रहती थी, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल और हिंदू मुसलमानों में एकता का बल और स्वदेशी की भावना का प्रचार आदि विषयों को लेकर देश के विभिन्न भागों में जागृति का संदेश लेकर गई। उनके जोशीले भाषणों की देश भर में बहुत धूम थी। जब गांधी जी सन 1916 में अंग्रेज अधिवेशन में सम्मिलित हुए, उन्होंने वहां पर भी सरोजिनी को उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पाया। उन्होंने भी गांधी जी जब क्या थे, कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए, तब उन्होंने भी सरोजिनी को उत्साहपूर्वक वहां पर भाग लेते हुए पाया। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू ने उनकी पहली भेंट हुई थी। वहां पर ही जवाहरलाल नेहरू पहली बार सरोजिनी नायडू से मिले थे। नेहरू जी ने लिखा है, मिलकर उन्हें क्या लिखा, मैं उन दिनों सरोजिनी नायडू के कई धारा प्रवाह भाषणों से प्रभावित हुआ था। वे राष्ट्रीयता और देशभक्ति से भरी पूरी थी।
ठीक है, ये कहा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, जब वे सरोजिनी नायडू से मिले। सन 1990 में जब प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का प्रतीक्षा पत्र तैयार किया गया तो उसमें सरोजिनी नायडू ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन में जो गांधी जी ने किया था। सन 1922 में गांधी जी पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्ष की सजा हो गई। ठीक है, किसको सजा हुई? गांधी जी को। उस समय सरोजिनी ने खादी वस्त्र धारण किया। तब सरोजिनी ने क्या किया? गांधी जी के लिए उन्होंने खादी वस्त्र धारण किया और देश के कोने कोने में सत्याग्रह आंदोलन का संदेश पहुंचाने के कार्य में लग गई। इस समय ये कवयित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन की उच्च कोटि की नेता भी थी। तब वे उच्च कोटि की यानी कि बड़े लेवल की नेता भी वो बन चुकी थी। ठीक है, अगली वीडियो में हम इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन करेंगे।